हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वी शिक्षा। तो हम लोग ये जो कोर्स कर रहे थे ये लाइफ प्रोसेस, सेकेंड लाइफ प्रोसेस के बारे में था, जो कि रेस्पिरेशन है। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से हमारा शरीर फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने बेसिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देखा था कि रेस्पिरेशन क्या है। इट इज़ अ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि या हम लोगों ने जाना था कि रेस्पिरेशन हमारे शरीर के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर के लिए क्यों ज़रूरत है, क्या उसका नीड है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देखा था कि बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है एक रेस्पिरेशन का, केमिकली किस तरीके से वो ऑक्सीडाइज्ड करता है फूड को। रेस्पिरेशन प्रोसेस कहाँ होता है, मतलब हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कहाँ पर होता है। तो बेसिकली सेल एक ऐसा पार्ट है शरीर का जिसमें कि हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, देखेंगे कि रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या सिमिलैरिटीज़ होता है या इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को भी डिफाइन करेंगे और इन डिटेल हम लोग समझेंगे। तो मोटा मोटी कहने का मतलब कि ये जो सवाल दिया गया है आपके प्रैक्टिस के लिए है, जो कि इस वीडियो के बाद में आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक ये क्या होता है, मतलब एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एक्चुअली में होता क्या है। पूरे पृथ्वी पे जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो सारा ऑर्गेनिज्म एनर्जी को क्रिएट करने के लिए या फिर एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए दो तरीके का बेसिक एक्टिविटीज़ करता है। आइदर एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है या फिर कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है। एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ एज सजेस्टेड बाय द दिस word anabolic, it is a constructive or biosynthetic process in which energy is consumed and food is prepared like in photosynthesis। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ करते हैं वो करते क्या है कि सिंपल मटेरियल्स को लेते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कि इजीली अवेलेबल है, और उसको वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब किसी तरीके का केमिकली कंबाइन करके और एक नए कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद में एक ऐसा चीज़ बना लेंगे जो कि उनके लिए यूज़फुल रहेगा, उनके लिए यूटिलाइज मतलब कि उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लाइक फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि दो डिफरेंट प्रोडक्ट को मिला करके एक नए प्रोडक्ट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ का ब्रेकेज नहीं है, कोई चीज़ का कोई ब्रेक नहीं होता है। हालांकि यहाँ पर हम लोग एक प्लस साइन ज़रूर देते हैं कि ये इस तरीके का होता है, बट द थिंग इज़ क्या है कि यहाँ पर कंज्यूम किया जाता है। इन दोनों को कंज्यूम करने के बाद में कुछ और चीज़ को उसमें मिलाया जाता है या फिर कुछ और केमिकल प्रोसेस किया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, जो हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट था उसमें एक स्मॉल डिटेल मैंने दिया था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि दो डिफरेंट मटेरियल को कंज्यूम किया जाता है और एनर्जी को भी कंज्यूम किया जाता है। मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होता है बल्कि एनर्जी इन्वायरमेंट से ही कंज्यूम किया जाता है। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अगर हम प्लांट का बात करते हैं, ठीक है, तो प्लांट में एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको कि कहते हैं क्लोरोफिल, और ये प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होता है। लीव्स में भी जो प्लास्टिड्स होता है, मतलब लीफ के जो सेल होते हैं,
सेल में जो प्लास्टिड्स होता है उस प्लास्टिड्स में जनरली एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी आता कहां से है? ये एनर्जी आता है सनलाइट से या व्हाइट लाइट से। व्हाइट लाइट आप बोल सकते हैं, व्हाइट लाइट कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये भी है कि अगर मान लीजिए कि किसी जगह पर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर मान लीजिए सनलाइट है तो सनलाइट नहीं है वहां पर, अगर हम व्हाइट लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा? यस, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो व्हाइट लाइट के प्रेजेंस में, एनर्जी के प्रेजेंस में एक नए चीज को प्रोड्यूस किया जाता है, एक नए चीज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो कि होता है ग्लूकोज। बाद में इसी ग्लूकोज को कंज्यूम करके अपने लायक एनर्जी बना लिया जाता है। ठीक है, ये हम लोग आगे के वीडियोस में जानेंगे, बट फिलहाल आप ये जान लीजिए कि एनाबॉलिक एक्टिविटी एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव बायोसिंथेटिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि कुछ डिफरेंट मटेरियल या कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को यूज किया जाता है, और यूज करने के बाद में उसमें एनर्जी सप्लाई किया जाता है, और एनर्जी सप्लाई करने के बाद में एक नए चीज को प्रोड्यूस कर लिया जाता है। बाद में इसी नए चीज को यूज किया जाता है अपने डे टू डे रेस्पिरेशन या जिंदा रहने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए। तो जनरली जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, और इस तरह के एक्टिविटीज को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, नाउ अब हम लोग आते हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटीज में। कैटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है? कैटाबॉलिक एज सजेस्टेड बाय द वर्ड, इट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें जो फूड मटेरियल यूज किया जाता है, इस मटेरियल को डिस्ट्रक्ट किया जाता है। डिस्ट्रक्ट किया जाता है मतलब तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, या इसको एक तरह से जलाया जाता है, और जलाने के बाद में क्या कि एक नए चीज को प्रोड्यूस किया जाता है या एनर्जी को उसमें से रिलीज किया जाता है। जब वो एनर्जी रिलीज हो जाता है तो उस तरीके के एक्टिविटीज को हम लोग कैटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। लाइक जो भी एनिमल होते हैं, जो एग्जाम्पल में अगर हम देखें, हम ह्यूमन बॉडी ही पकड़ लीजिए। ह्यूमन बॉडी के सेल में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और साइटोप्लाज्म होता है। हम लोग डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे, बट हमारे सेल्स में क्या होता है कि बेसिकली जो ग्लूकोज जो डाइजेस्ट होकर के हमारे शरीर के सेल पर पहुंचता है, उस ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है, मतलब कि और छोटा किया जाता है या बर्न किया जाता है एक तरह से, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है, और कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं भी रहता है तो भी इस चीज को ब्रेक किया जाता है, टू फाइंड आउट व्हाट? टू फाइंड आउट एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ब्रेक होता है किसी जगह पर, तो वो ब्रेक होने के बाद में कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ एनर्जी भी रिलीज होता है, और इसी एनर्जी को हम बेसिकली एटीपी के रूप में कहते हैं। ये एटीपी क्या होता है इसको हम आगे के स्लाइड्स में जानेंगे अच्छे तरीके से, बट फिलहाल ये समझ लीजिए कि एनर्जी वहां पे रिलीज होता है। अब डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक में, ये जानिए। यहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, मतलब एनर्जी यहां पर आउटर इन्वायरमेंट से लिया जा रहा है और एक नए चीज को फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। बट कैटाबॉलिक एक्टिविटीज में क्या हो रहा है कि उस चीज को, जो प्रोडक्ट है, जो चीज हम यूज कर रहे हैं, उसको ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करने के बाद में एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिक एक्टिविटीज। एक में एक्टिविटीज, तो मोटा मोटी कहने का मतलब हुआ कि एनाबॉलिक एक्टिविटी में एनर्जी कंज्यूम होता है और कैटाबॉलिक एक्टिविटीज में एनर्जी रिलीज होता है विथ सम बाय प्रोडक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके देखते हैं हम लोग कि बेसिक रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या सिमिलैरिटी है। रेस्पिरेशन को हम कंबशन से किस तरीके से रिलेट करा सकते हैं? आंसर इसका सिंपल है। रेस्पिरेशन जो हमारे शरीर में होता है या किसी के भी शरीर में होता है, वो रेस्पिरेशन इज इक्वल टू बर्निंग और कंबशन। रेस्पिरेशन को हम कंबशन के बराबर का बता सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज इक्वल टू बर्निंग और कंबशन। हाउ? अगर हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं,
सपोज कीजिए जैसे कि यहाँ पर आपका मीथेन है, मीथेन है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी अगर चीज़ को अगर जलाना है या बर्न करना है तो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है। ये एक बेसिक फंडा, ये आप जानते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में वो जलता है, अदरवाइज नहीं जलता है। तो अब अगर कोई सिंपल गाड़ी ले लीजिए, जैसे आपका व्हीकल है, ठीक है, आप उसमें पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालने के बाद में उसी पेट्रोल को आपका गाड़ी जलाता है, बर्न करता है और एनर्जी को रिलीज किया जाता है। वो एनर्जी जो कि बाद में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी गाड़ी चलने लगती है। जस्ट लाइक दैट हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर आपका एक मीथेन है, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न होता है, जलता है, तो हमें क्या देता है, बाय प्रोडक्ट क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका मतलब वही गाड़ी का, वही कार का अगर आप एग्जांपल लीजिए तो बर्न करने के बाद, उस ईंधन को यूज करने के बाद आपका एग्जॉस्ट से, मतलब कि एग्जॉस्ट पाइप से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगता है, साथ ही साथ उसमें से वाटर भी निकलता है और एक एनर्जी भी निकलता है। ये जो एनर्जी होता है, इसी एनर्जी को कार वगैरह क्या करता है, यूज कर लेता है, ठीक है, और यूज करके फिर गाड़ी आपकी मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है यही एनर्जी और गाड़ी चलने लगती है, हमारा ड्राइव होने लगता है। जस्ट लाइक दैट अगर हम रेस्पिरेशन का भी बात करते हैं तो क्या होता है, रेस्पिरेशन में एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको कि कहते हैं हम ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो बर्न होने के बाद हमें क्या मिलता है, एक बाय प्रोडक्ट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और साथ ही साथ एनर्जी है। ये एनर्जी हमारा एटीपी के फॉर्म में है और यहाँ जो एनर्जी है वो हमारा हीट या प्रेशर या लाइट या जो भी चीज़ है उसके किलो जूल आवर एक उसका यूनिट है एनर्जी का, तो ये हमको मिल रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए, अगर कोई भी चीज़ अगर हम बर्न कर रहे हैं तो सेम चीज़ का प्रोडक्ट दे रहा है और यहाँ भी अगर हम कोई चीज़ बर्न कर रहे हैं तो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट हमें दे रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि कंबशन को हम रेस्पिरेशन के बराबर का दर्जा देते हैं, मतलब रेस्पिरेशन इज इक्वल टू कंबशन। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है कि रेस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। जहां एक जगह पर क्या होता है कि आपका एक बाय प्रोडक्ट, सॉरी एक नॉट बाय प्रोडक्ट बट एक कंपोनेंट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जब वाटर के साथ में मिलता है तो मिलने के बाद में उसके प्लांट के लीफ में एक एनर्जी कंज्यूम की जाती है जिसका नाम है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये दोनों मतलब इन दोनों के प्रेजेंस में सनलाइट को कंज्यूम किया जाता है और कंज्यूम करने के बाद में हमारा क्या प्रोडक्ट निकल करके आता है, ग्लूकोज। मतलब ये कंज्यूम करने के बाद में प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में हमें क्या प्रोडक्ट देता है, ग्लूकोज देता है। मतलब एक्चुअली में वो जो ग्लूकोज होता है वो हमें नहीं देता है, वो ग्लूकोज अपने लिए ही बनाता है। प्लांट जो भी ग्लूकोज बनाएगा वो अपने लिए बनाता है। अब दैट इज अ सेपरेट थिंग कि भाई हम उसको तोड़ करके खा लेते हैं क्योंकि हम उसके ऊपर में डिपेंडेंट है। हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मूव करता है वो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पे, ऑटोट्रॉप्स पे। फोटोसिंथेसिस बेसिकली ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं और वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में होता है। तो ये ग्लूकोज बनाते हैं, साथ ही साथ वो वाटर भी रिलीज करते हैं जो कि वो अपने पास रखते हैं, ठीक है। ज्यादा एक्सेस जब वाटर हो जाता है तो वो एक्सेस वाटर लीफ के थ्रू या किसी के थ्रू वो बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है, बाय प्रोसेस डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, जिससे है वो निकल जाता है। और साथ ही साथ वो ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं। ये जो ऑक्सीजन है इसको रिलीज करते हैं। बट वही चीज अगर हम इसको देखते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज प्लांट्स वगैरह बनाए हैं इतनी मेहनत से, उसी ग्लूकोज को हम कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उसको हम बर्न करते हैं, ठीक है। और बर्न करने के बाद में हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मतलब यहां पर एक जगह पर एनर्जी कंज्यूम किया गया और यहां पर एनर्जी रिलीज किया गया।
ठीक है, जैसा कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक एक्टिविटीज में कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस एक आपका एनाबॉलिक एक्टिविटीज है और रेस्पिरेशन क्या है, कैटाबॉलिक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। जहां पर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंज्यूम कर रहे थे और कंज्यूम करने के बाद में सनलाइट कंज्यूम करके और ग्लूकोज बना रहे थे, वही ग्लूकोज को हम लोग बर्न करके और उसके बाद फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी अपने लिए रिलीज करा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है एज ए बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए रिवाइज करा देता हूं कि रेस्पिरेशन एंड कंबशन का जहां तक रिलेशन का बात होता है तो रेस्पिरेशन इज इक्विवेलेंट टू कंबशन। कंबशन को आप सिंपल मोटा मोटी भाषा में बर्निंग समझ लीजिए कि जलाना, किसी भी चीज को जलाना, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम कंबशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन इज इक्वल टू बर्निंग, बट रेस्पिरेशन इज अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जहां फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज प्रोड्यूस कर रहा था, वहीं पे रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो एक जगह पर एनर्जी क्या है, कंज्यूम किया जा रहा है, और एक जगह पर एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म है, अब रेस्पिरेशन का भी क्या टाइप हो सकता है, क्या मतलब किस तरीके से हम रेस्पिरेशन को डिवाइड कर सकते हैं। हमारे अभी तक में हम लोगों ने समझ लिया था कि रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या, ठीक है। कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज हम लोगों ने देख लिया, कुछ रिलेशन भी बना लिया, और ये मोटा मोटी हम लोग समझ चुके हैं कि रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है और अल्टीमेटली सिंपल सब्सटेंस को बर्न करके एनर्जी रिलीज किया जाता है। तो द प्रोसेस इन विच सिंपल सब्सटेंस इज बर्न और कंबस्ट एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर आवर डे टू डे सर्वाइवल। हमारे जिंदगी के लिए एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब हम आते हैं टाइप के ऊपर में। तो टाइप क्या है कि बेसिकली ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। डेफिनेशन एक बार देखते हैं हम लोग कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। In this type of respiration, free oxygen is used for complete oxidation of glucose with the formation of carbon dioxide and water as a waste product. मतलब कि रेस्पिरेशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर जैसे हमने क्या किया था कि कंबशन इक्विवेलेंट होता है रेस्पिरेशन का, तो एक बार दिमाग में सोचिए कि हाँ भाई कोई चीज़ को अगर हमको जलाना है, तो अगर जलाना है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जिस जगह पर या जिस तरीके के रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है बर्निंग में, या फिर ऑक्सीजन यूज होता है जिस रेस्पिरेशन में, और ऑक्सीजन यूज होने के बाद में उसका जो प्रोडक्ट होता है या जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, वाटर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो, उस तरीके के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल भाषा में द रेस्पिरेशन इन विच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड या ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन एज सजेस्ट बाय द वर्ड एयर। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, एयर मतलब ऑक्सीजन, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो एरोबिक मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट हो, ऑक्सीजन जिसमें कंज्यूम किया जाए। नाउ दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसीड्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस कॉल्ड एरोबिक और ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन। किसी किसी जगह पर ये वर्ड भी यूज किया जाता है, जैसे आईसीएससी के स्टूडेंट हैं तो उनके बुक्स वगैरह में ऑक्सीबायोटिक और बाकी सब दिया हुआ है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का सेकेंड नेम हम ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। अब ऑक्सीजन अगर रिक्वायर्ड होगा तो जो कंबशन होगा या जो रेस्पिरेशन होगा वो भी कंप्लीट होगा, और कंप्लीट रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा। तो मोटा मोटी कहने का मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है।
ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्न होगा तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो एनर्जी भी रिलीज करेगा। नाउ दिस इज द ऑनगोइंग प्रोसेस, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि एज पहले से दिया हुआ है वो यहाँ पर है। मतलब ये जो ग्लूकोज है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है तो बर्न होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, वाटर रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज 38 एटीपी। मतलब 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को वो रिलीज करता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन यहां पर यूज किया जा रहा है फॉर रेस्पिरेशन, बेसिकली ये है। नाउ आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअली ये उल्टा नहीं कहेंगे हम इसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन का उल्टा नहीं कह सकते हैं। हम सिंपल इतना कहेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता। हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, उस तरीके के लोग क्या करते हैं कि एनारोबिक रेस्पायर करते हैं या एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। बट सम प्लेसेस लाइक इन सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन के मसल्स, ठीक है, ये सब क्या करते हैं कि ये सब जगह पर ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होते हैं। जो मसल सेल्स रहते हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हमारा लंग्स ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकता है बट मसल्स नहीं। तो मसल्स वगैरह में क्या होता है कि आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। इस जगह पर जो ग्लूकोज का बर्निंग होता है या ग्लूकोज का जो कंबशन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अब चूंकि ऑक्सीजन अगर उसमें कंज्यूम नहीं होगा या ऑक्सीजन अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा उस तरीके के रेस्पिरेशन में, तो उसका बाय प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगर मान लीजिए कि जैसे आप क्या कहते हैं लिक्विड के रूप में अगर आप वाटर लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप पानी पीते हैं तो आपका यूरिन भी डिफरेंट निकलेगा, लेकिन पानी के जगह पर आप अल्कोहल लीजिएगा या फिर शुगर बेस्ड कोई भी लिक्विड लीजिएगा तो आपका जो आउट प्रोडक्ट होगा या यूरिन होगा वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जस्ट लाइक दैट, जिस जगह पर ऑक्सीजन कंज्यूम होता है वहां पर उसका बाय प्रोडक्ट अलग होता है, तो और जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं कंज्यूम होता है उस जगह पर उसका बाय प्रोडक्ट अलग होता है। ठीक है, और यही वजह है कि यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लाइक ग्लूकोज है, तो इस जगह पर क्या होगा कि उसका बाय प्रोडक्ट जो वाटर था उस वाटर के जगह पर यहां पर इथानॉल होता है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल आगे चल करके पढ़ाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ऑक्सीजन का डिफरेंस है। एक जगह पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है और एक जगह पर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो रिलीज होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो रिलीज होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, डिफरेंसेस एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का हम लोग आगे चल करके भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। आगे आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक और चीज है। इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू इथेनॉल / लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इसका कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कंप्लीट एक दो वीडियो के बाद में मैं मतलब लास्ट वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंटायर रेस्पिरेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में, और इतने इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा सो दैट कि आपके ब्रेन में वो अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाए। ठीक है, नाउ अगेन इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, बस इतना आप समझ लीजिए कि यहां पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन मतलब बर्निंग, यहां पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज एक साथ इन्वॉल्व हो रहा है और इन्वॉल्व होकर के जो हमें एनर्जी रिलीज कर रहा है, साथ ही साथ कुछ बाय प्रोडक्ट भी रिलीज कर रहा है। तो जिस जगह पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है उसमें बाय प्रोडक्ट अलग है, और जिस जगह पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उस जगह का बाय प्रोडक्ट
अलग है, ठीक है, लाइक इथानॉल या फिर लैक्टिक एसिड। कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये हम लोग आगे चल करके डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है। जैसे इन सम ऑफ द बैक्टीरिया, किस कुछ बैक्टीरिया या फिर यीस्ट या फिर इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब उस जगह पर शुगर ब्रेक होता है, शुगर या फिर ग्लूकोज जो C6H12O6 है, वो अगर वो ब्रेक होता है तो वो इथानॉल या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ना अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन किस जगह पर होता है और इसका क्या क्या यूटिलाइजेशन किया जाता है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या बेसिकली यीस्ट होते हैं जो इस तरीके के प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे अगर हम बैक्टीरिया का बात करें या यीस्ट का बात करें जो कि आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो कि नहीं होते हैं। आप फॉर मोर डिटेल अगर आप मेरा प्रीवियस कोर्स देखेंगे लाइक साइटोलॉजी या सेल के बारे में जो मैंने कोर्स अपलोड कर रखा है, उसको आप देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि भाई सेल का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये आपका जो पार्ट है, ठीक है, मैं ज़्यादातर वीडियो में अपने प्रीवियस कोर्सेज़ के बारे में ज़रूर बताता रहता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्लियर अगर ना रहे, ठीक है, तो हमें आगे का चीज़ भी ज़्यादातर समझ में नहीं आएगा। लाइक इन साइटोप्लाज्म क्या होता है एक्चुअली। अगर हम सेल का बात करें, इस तरीके का अगर हम सेल को पकड़ते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो ऑर्गेनेल होता है या जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको कि हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो फॉर ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए या कॉन्सेप्ट चाहिए तो प्लीज़ गो थ्रू माय प्रीवियस कोर्सेस। सेल का, टिश्यू का मैंने अपलोड कर रखा है। इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ समझने में ज़्यादा आसान होगा। तो ग्लूकोज जब हमारे शरीर में या हमारे शरीर के सेल में जैसे ही पहुंचता है तो वो पहुंचने के बाद में सबसे पहले टकराता है इस मेम्ब्रेन से, और मेम्ब्रेन के बाद में आता है इस साइटोप्लाज्म के अंदर, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर में आने के बाद में ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद में कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट देगा या बाय प्रोडक्ट देगा। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया या यीस्ट जो होता है, जब वो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद में वो ग्लूकोज को ब्रेक करता है और पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देता है और एनर्जी भी रिलीज कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि उसमें मतलब कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता भी नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये बर्न होता है, और बर्न होने के बाद में हमें जो बाय प्रोडक्ट देता है वो इथानॉल देता है, ठीक है। और इसी इथानॉल को यूज किया जाता है या फिर इन यीस्ट या इस तरह के बैक्टीरिया को जो कि इथानॉल प्रोड्यूस करें रेस्पायर करने के बाद में, तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है बियर या फिर वाइन को प्रोड्यूस करने में। तो इस तरीके का जो रेस्पिरेशन होता है बेसिकली इसी को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। मतलब कि वो उस फूड को कंज्यूम, मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है वो उस ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करने के बाद में हमें बाय प्रोडक्ट इथानॉल देगा, और इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ये 2 ATP, ये जो एनर्जी है वो खुद के लिए रिलीज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेस को, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होता है वो जनरली यूज कहाँ होता है, वाइन और बियर को बनाने में, और इसी तरीके के प्रोसेस को बेसिकली हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ मसल्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे शरीर में भी होता है, मतलब कि नॉर्मल एनिमल के भी और शरीर में होता है। जैसे अगर ह्यूमन शरीर को ले लीजिए तो हमारा जो मसल्स होता है, बहुत सारा ऐसा सेल होता है जो कि जनरली रेस्पायर नहीं करता है, ठीक है। आगे के स्लाइड में और आगे के वीडियोस में मैं आपको इन डिटेल इसके बारे में बताऊंगा, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में या फिर कोई भी जो एनिमल्स हैं उनके शरीर में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल्स में होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी उसी तरीके से ग्लूकोज बर्न होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
ठीक है, मसल्स में बर्न होता है। और इंस्टीड ऑफ ये इथेनॉल, जैसे कि यीस्ट में इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा था, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में ये लैक्टिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट। इतना समझ लीजिए कि जो मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, मतलब कि लैक्टिक एसिड वहां पर प्रोड्यूस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चलिए आगे बढ़ते हैं और जो हम लोगों का पार्ट था कि एनर्जी, जो उतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी का, वो एनर्जी क्या होता है, ठीक है, वो एनर्जी बेसिकली एटीपी होता है, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हमारा सेल ग्लूकोज को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, वो एनर्जी होता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में होता है। ये एटीपी होता क्या है, एटीपी का बेसिक फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल का जो एनर्जी करेंसी होता है, इसी एटीपी को हम कहते हैं। नाउ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एटीपी इज रिलीज्ड फ्रॉम एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट से ही ट्राइफॉस्फेट हमारा बनता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बनता है। लाइक यहां पर दिया हुआ है एडीपी, जो कि आपका डाइफॉस्फेट है, प्लस पाई, पाई इज एनर्जी, ठीक है, पाई इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी, तो इसीलिए एटीपी प्लस पाई इज इक्वल टू एटीपी होता है, ठीक है। एनर्जी लाइक 30.5 किलो जूल मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर। जब वाटर को यूज करके इसी एटीपी को ब्रेक किया जाता है तो हमें एक एनर्जी मिलता है जो कि 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि जैसे ही आप बोलते हैं ना, ये देखो मेरा बाइसेप्स, मतलब बाइसेप्स फूल जाता है, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आपका मसल्स फूलता है, तो फूलता है और पिचकता है, तो वो होता है उतना होने के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होने के लिए सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नाउ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, जब नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर इंपल्स जाता है, तब हमें एनर्जी का जरूरत होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है सेल में, तब इस एनर्जी का जरूरत होता है, इसी एटीपी को। मतलब ये जो एटीपी होता है, ये एटीपी रिलीज किया जाता है कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया से, और इसी एटीपी को वो अपने पास में, सेल के पास में रखा हुआ रहता है। जब कोई चीज की इस तरह का एक्टिविटीज होता है, लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये टिश्यू वाला पार्ट आप जब पढ़िएगा तो उस समय में आपको पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। नर्व इंपल्स, अभी तक मैंने आपको नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ाया है। इंपल्स क्या होता है, नर्व इंपल्स क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या होता है, ये जब मैं आपको नर्वस सिस्टम वाला क्लासेस लूंगा उस समय मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। बट कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स का इतना सा बस मतलब समझ लीजिए कि जो हमारे शरीर में अगर कोई भी एक्टिविटीज होती है तो वो एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, ठीक है, और ब्रेन एक सिग्नल भेजता है इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स, ठीक है, इंपल्स के फॉर्म में होता है। इंपल्स बेसिकली एक सिग्नल होता है जो कि ब्रेन भेजता है शरीर के हर एक पार्ट को टू डू सम एक्टिविटीज, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो, रिलैक्सेशन हो या व्हाटसोएवर, ठीक है। तो ये नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करने में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो एनर्जी यही होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब हमारे शरीर में प्रोटीन अगर सिंथेसाइज कर रहा है, सिंथेसिस हो रहा है टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, मतलब हमारे शरीर का हर एक पार्ट को बनने या बिगड़ने में, कंस्ट्रक्ट होने में क्या कहते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस। एक्चुअली प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या होता है, ये सिंथेसाइज किया जाता है, और सिंथेसाइज कहने का मतलब क्या कि हम जो भी खाते हैं वो एक रॉ प्रोटीन के फॉर्म में रहता है, उसको हम डायरेक्टली अपने शरीर में नहीं इन्वॉल्व कर सकते। तो हमारा शरीर का बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है जो उस प्रोटीन को ब्रेक करता है, ब्रेक करके अमाइनो एसिड में बनाता है, और वही अमाइनो एसिड बाद में जाकर के यूज किया जाता है सो दैट कि हमारे बॉडी का पार्ट बन सके। केमिकली हमारा शरीर का चीज
बन सके। तो ये सब बनने के लिए हमें एनर्जी का ज़रूरत होता है, और वो एनर्जी कहाँ से लिया जाता है? एटीपी से, सॉरी एटीपी से लिया जाता है। ठीक है, ओके। तो एटीपी इज यूज्ड एज ए फ्यूल टू ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज के टाइम में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है कुछ ये सब काम करने में, उसको हम लोग वो कहाँ से लिया जाता है? तो वो इसी एटीपी से लिया जाता है, इसी एनर्जी करेंसी सेल से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ लिया कि एटीपी क्या होता है, साथ ही साथ बेसिक हम लोगों ने कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ पढ़ा इन डिटेल। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सेल में भी अगर हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, और कहाँ कहाँ फूड या ग्लूकोज हमारा ब्रेक हो रहा है और ब्रेक हो करके हमें एनर्जी दे रहा है। जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, सो दैट कि हर लोग बेनिफिट हों इस वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।